पहली ग्रिड देखें बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली ग्रिड देखें तो हमारे पास सबसे लेंथी जो ग्रिड है जिसकी 25 से 30 मार्क्स तक की वेटेज है, वो हमारे पास ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। देखिए, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, जिसमें आइजा 200 की सीरीज, आइजा 500 की सीरीज और आइजा 600 की सीरीज, 200, 400 और 500 की सीरीज, ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट है। इसके अंदर आपको एंगेजमेंट लेटर भी दिख जाएगा, इसके अंदर आपको लॉज एंड रेगुलेशन भी दिख जाएंगे, इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट या दोस्त विद गवर्नेंस से करनी होती है वो भी दिख जाएगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी भी दिख जाएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी दिख जाएगा, इवैल्यूएशन और मिस स्टेटमेंट। फिर हमारे पास कुछ आइजा 500 की पूरी सीरीज जो कि सब्सटेंटिव की है, वो ग्रुप ऑडिट और आइजा 610 और 620। इनमें से जो मैंने येलो हाईलाइट किए हुए, ये येलो स्टैंडर्ड्स वो हैं आपके पास जो आप कैफ में पढ़ चुके हैं, और जो व्हाइट से आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने सीफैप 6 में फर्स्ट टाइम पढ़ने होंगे। यहां तक बात समझ आती है हमें? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक सबसे ज्यादा लेंथी ग्रिड है, सही है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, मैं इस पूरी ग्रिड को इंशाल्लाह समराइज भी कर दूंगा। अगली जो हमारे पास ग्रिड है वो कंपैरेटिवली आसान है। वो कंपैरेटिवली आसान है, क्यों आसान है? बिकॉज 3 से 4 स्टैंडर्ड्स हैं इसके पास। इसमें फ्रॉड है, इसमें रिस्क है, इसमें मटीरियलिटी है और इसमें रिस्पॉन्स है, और इसकी वेटेज हमारे पास 15 से 20 मार्क्स है। इसका मतलब है अगर आप ये 4 एरियाज कर लें तो 15 से 20 नंबर का सवाल आपके पास पेपर में लाजमी आना है, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल है। और इसमें ऑडिट में मसला क्या है, इसको हम थोड़ा सा इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको एनालाइज कर लेंगे। अच्छा, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसकी वेटेज भी आईकैप ने जो रखी है आपके पास, वो 20 से 30 मार्क्स रखी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 से 30 मार्क्स तक की आईकैप ने आपके लिए वेटेज रखी हुई है, और 5 से 6 स्टैंडर्ड्स रिपोर्टिंग के। इसमें से भी अगर आप देखें तो जो येलो से हाईलाइट हुए हैं ये आप ऑलरेडी कैफ में पढ़ चुके हैं। जो आपके पास व्हाइट में दिख रहे हैं आइजा 710 और 720, ये सीफैप के आपके एरियाज हैं। अच्छा, इसी तरीके से पिछली ग्रेड में भी देखें तो इसमें से मोरलेस सारे स्टैंडर्ड्स ही ऐसे हैं जो कि आप कैफ में पढ़ चुके हैं, और सीफैप में इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और स्पेशलाइज्ड एरियाज की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ठीक ठाक स्टैंडर्ड्स है हमारे पास, सही है? इसमें से सिर्फ एक स्टैंडर्ड आपने ये कैफ में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया होता है। इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी वेटेज हमारे पास कुछ 15 से 20 मार्क्स है, और आईकैप ने इनके अंदर अगर आप देखें तो 10 से 12 स्टैंडर्ड्स रखे हैं, और ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स और एक ऐसा एरिया होता है जिसमें नॉर्मली लोगों के पास इतना खास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो इसके अंदर बहुत से एडवांस चीजें हैं, ठीक है? आखिरी चीज हमारे पास आईकैप कोड ऑफ एथिक्स है, जिसकी हमारे पास 10 से 15 मार्क्स वेटेज है। तो अगर हम ओवरऑल सीफैप के सिलेबस को देखें, तो कुछ स्टैंडर्ड्स हमें ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो हमने कैफ में पढ़े हैं, ठीक है, और सबसे लेंथी ग्रेड अगर आप सामने स्क्रीन में देखें तो उसकी वेटेज कंपैरेटिवली बाकी ग्रेड से थोड़ी सी कम है। यहाँ पे अगर आप अच्छी सी प्लानिंग करके चले जाए, रिस्क और प्रोसीजर्स को थोड़ा सा देख लें आप, तो 15-20 मार्क्स यहाँ पे आपके प्लानिंग के स्टैंडर्ड से कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलें, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट, कैम, मॉडिफाइड ओपिनियन, ईओएमपी, इन एरियाज को देखें तो इसमें से 20 से 30 नंबर का पेपर आईकैप ने लाजमी पूछना। फिर हमारे पास एक और बड़ी ग्रेड आ जाती है 15 से 20 मार्क्स की। तो अगर मैं आखिरी ग्रेड और पहली ग्रेड को देखूं तो ये सबसे लेंथी ग्रेड है हमारे पास, और इसकी मिला जुला के वेटेज को 40-45 मार्क्स बनती है। और अगर हम बाकी 2 ग्रेड्स को देखूं तो कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी आसान है, उसके अंदर एरियाज कम है, लेकिन हमारे पास जो इसकी वेटेज है वो 40 से 50 मार्क्स बन जाती है। यहां तक बात समझ आती है हमें? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके सामने एक काम ये कर लेता हूं। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, पहले स्लाइड हम ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात कर लेता हूं। अच्छा, अब अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है, तो यार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कवरेज 100% होनी चाहिए बच्चों। कवरेज 100% इसलिए होनी चाहिए बिकॉज आईकैप कर क्या रहा है, आईकैप कभी भी किसी भी आइजा से आपसे कोई भी सवाल पूछ लेता है। तो इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमारी कोर्स कवरेज 100% होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक्सेसिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होनी चाहिए, बिकॉज ये हाईली जजमेंटल पेपर है। ये हाईली हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही होती हैं उसकी वजह से ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो है बड़ा जजमेंटल पेपर, तो इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होना बड़ा जरूरी है। अगली चीज, स्टैंडर्ड को सिर्फ एक मसला ये होता है कि जी आइजा हम रीड कर लेते हैं या फिर आइजा पढ़ लेते हैं या 4 सवाल देख लेते हैं, 6 सवाल देख लेते हैं। इस परसेप्शन से अगर आप पढ़ने जाएंगे सब्जेक्ट को तो थोड़ा सा पास करना मुश्किल हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टैंडर्ड की लॉजिक
और स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी लाइन लिखी हुई होगी और उसके अंदर बहुत से आइजाज एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चूंकि हाईली जजमेंटल और प्रैक्टिकल पेपर है, तो बहुत से आइजाज आपके साथ मिक्स होकर आ जाते हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको एलिब्रेट करता हूँ। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में लिखना है आपने, 3 घंटे लिखना है, तो टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पेपर में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं पहला पैराग्राफ क्या लिखूं और दूसरा पैराग्राफ क्या लिखूं और तीसरा पैराग्राफ क्या लिखूं, तो वहां थोड़ा सा प्यारे बच्चों इश्यू हो जाता है। तो ड्राफ्टिंग टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास कि चूंकि इतना लेंदी और बड़ा सिलेबस है, तो किस तरीके से क्विक रिवीजन करके या ओवरव्यू करके इसको हम एक अच्छा ग्रिप में लेके आ सकते हैं। बुक रीडिंग, आइजा की रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ जगह पे आइजा की हेल्प आपको लेनी होती है। आखिरी चीज, ये सारी चीजें हम अपने पोर्टल पे, जो हमारा लर्निंग पोर्टल है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उनमें इन चीजों को किस तरीके से कवर करेंगे। ऊपर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो एट द एंड हमारे पास एलएमएस में कैसे कवर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच। इसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये सारी चीजें यूजलेस हैं अगर मेरे और आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, डिसिप्लिन अप्रोच। सही है, तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक मैंने स्केड्यूल बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है, एक डैशबोर्ड बनाया है। वो सारी की सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है और ये सारी चीजों में आपको किताब कैसे हेल्प करेगी। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? चले, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, एक काम ये करते हैं। आपको वन नोट दिख रहा है बच्चों? चले, मुझे थोड़ा जवाब दे दीजिएगा बच्चों, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, बिकॉज फिर 3 बजे C-FAP 2 का भी सेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने कोशिश ये करनी है कि बस जवाब मुझे टाइम पे दे दीजिएगा, और बस मुझे 1 मिनट दें। अच्छा बच्चों, से इतना बता दें, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चले, जबरदस्त जबरदस्त मेरे बच्चों। अच्छा, ये अगले 5 मिनट सुन लें ताकि C-FAP 6 के पूरे कोर्स को हम समेट लें। ठीक है, हमारे पास पूरा C-FAP 6 जो है, हमारे पास पूरा C-FAP 6 जो है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो हमारा C-FAP 6 टूटा हुआ है वॉल्यूम 1 में। अच्छा, वॉल्यूम 1 को अगर हम देखें तो वॉल्यूम 1 में हमारे पास एक एरिया होता है प्लानिंग का, एक एरिया हमारे पास होता है परफॉर्मेंस का, और एक एरिया हमारे पास है रिपोर्टिंग का। ये बात समझ आती है? तो कैफ में इतना आइडिया होगा ना, 3 फेजेस होते हैं हमारे ऑडिट के, प्लानिंग है, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग। प्लानिंग से पहले भी एक्सेप्टेंस है। प्लानिंग में अगर आप देखें, प्लानिंग में मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखें, तो प्लानिंग में स्टैंडर्ड आपके पास बड़ा आसान है। ऑडिट रिस्क, सही है, आइजर 240, मटीरियलिटी और रिस्पॉन्स, ये 4 आइजाज है, और इसके कुछ मेरे ख्याल से कुछ 15 से 20 नंबर तक की हमारे पास वेटेज थी। वॉल्यूम 1 में जो हमारे पास परफॉर्मेंस के एरियाज हैं और उसके अलावा कुछ प्लानिंग के एरियाज हैं, जिसके अंदर हमारे पास पूरी 500 की सीरीज आ जाती है, जिसमें हमारे पास पूरी 600 की सीरीज आ जाती है, जिसमें हमारे पास पूरी 400 की सीरीज आ जाती है, और इसमें 20-25 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने कैफ में पढ़े हुए। ठीक है, इसमें कंफर्मेशन भी है, रिलेटेड पार्टी भी है, सब्सिक्वेंट भी है। अगर आप कहते हैं, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आइजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सब्सटेंटिव भी दिखेगा, आपको यहाँ पे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी दिखेगा, आपको यहाँ पे 530 सैंपलिंग भी दिखेगा, आपको 540 एस्टिमेट्स भी दिखेगा, आपको 550 रिलेटेड पार्टी भी दिखेगा, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट भी दिखेगा, 570 गोइंग कंसर्न भी दिखेगा। ठीक है, मैंने कुछ आइजास यहाँ पे फिलहाल आपके लिए जॉट डाउन किया। रिपोर्टिंग में हमारे पास सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 700 भी है, 701 की ऑडिट मैटर भी है, 705 हमारे पास मॉडिफिकेशन भी है, 706 हमारे पास एम्फेसिस ऑफ मेटापैराग्राफ भी है, सही, और बाकी 710 के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये समझ आती है। वॉल्यूम 1 को अगर आप गौर से देख लें, वॉल्यूम 1 की वेटेज आपके पास 70 मार्क्स, या आप कह लें 60 to 70 मार्क्स है, 60 to 70 मार्क्स तक की आपकी वेटेज है।
वॉल्यूम 1 वाली किताब अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास 60 to 70 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद हमारे पास जो अगली ग्रेड है वो हमारे पास है वॉल्यूम 2 की, और कुछ इसमें वॉल्यूम 1 के स्टैंडर्ड्स हैं, और इसकी वेटेज अगर आप देखें तो कुछ 20 से 25 मार्क्स तक की इसकी वेटेज है। इसके अंदर भी 10-12 मुश्किल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कैफ में आपने नहीं पढ़े हुए, और हाईली प्रैक्टिकल और जजमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं। ये हमारे पास कोई 20 से 25 मार्क्स के बनते हैं। आखिरी चीज हमारे पास आती है आईकैप की कोड ऑफ एथिक्स, जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं वॉल्यूम 3 है, और तीसरी किताब है हमारे पास, इसकी वेटेज आईकैप ने 10 से 15 मार्क्स रखी है। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, एक मसला मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक मसला थोड़ा सा ये है, इसको समझ जाइएगा। अगर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आसान होगी, और अगर आधा घंटा आप मुझे सुकून से दे देंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। बच्चा कहता है मैं इसको पढ़ लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको पढ़ लेता हूं, और मैं इसको पढ़ लेता हूं, और मैं इसको पढ़ लेता हूं, तो मेरे पास होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा एक इल्यूजन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है ऑडिट की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी सी वीक है आपकी। देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मसला है क्या। ऑडिट इसका आइडिया है थोड़ा बहुत? बच्चा ऑडिट इसका आइडिया है, अच्छा बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, सही है। अगर ऑडिट इसका थोड़ा बहुत आइडिया है तो मसला ये है, ये रिलेटेड पार्टी का जो स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है सवाल में रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी वो आपसे ऑडिट पूछ सकता है। सवाल में रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी, सवाल में वो आपसे गोइंग कंसर्न के ऊपर भी ऑडिट पूछ सकता है। तो मतलब परफॉर्मेंस फेज के जितने भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उसमें 70-80% स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि वो आपसे ऑडिट रिस्क में एग्जामिन कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, एक मेजर कस्टमर है, वो बैंक करप्ट हो गया, आप क्या कहेंगे? क्या मसला है? एक मेजर कस्टमर बैंक करप्ट हो गया बच्चों, आप क्या कहेंगे, क्या मसला है? गोइंग कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, अगर ये गोइंग कंसर्न आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईजा 570 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब आईजा 570 में इवेंट्स और कंडीशन को ड्राफ्ट करना होगा, आईजा 570 में इवेंट्स और कंडीशन को जब ड्राफ्ट करना होगा तो ड्राफ्टिंग कंप्लीटली चेंज होगी, सही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यही सवाल आ जाए और सवाल में लिखा हुआ आ जाए कि जी बताएं ऑडिट रिस्क, हाँ जी, सवाल में ये लिखा हुआ आ जाए कि मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, बताएं ऑडिट रिस्क, तो इसका मतलब है अब जो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करनी होगी वो आईजा 315 के हिसाब से करनी होगी कि यार किस तरीके से ये मेरा एक ऑडिट रिस्क है दोनों जगह गोइंग कंसर्न ही, लेकिन गोइंग कंसर्न के आईजा 570 के हिसाब से ड्राफ्टिंग उसकी चेंज हो जाएगी, और जब यही गोइंग कंसर्न को आप ऑडिट रिस्क की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग चेंज हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल में लिंकिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है, चीजें आपस में लिंक बहुत ज्यादा है। तो कभी भी इस इल्यूजन में ना रहिएगा कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। आपने 100% कोर्स कवर करना होगा, इसलिए बिकॉज ये तीनों चीजें जो आप देख रहे हैं, ये तीनों चीजें उठ के आपके पास वॉल्यूम 2 में आती हैं। ये तीनों की तीनों चीजें उठ के एग्जैक्टली आपके पास वॉल्यूम 2 में आती हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, टफ कंपटीशन इन द मार्केट। बताएं कौन कौन से आइजाज एप्लीकेबल हो सकता है? अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं टफ कंपटीशन इन द मार्केट, मुझे बताएं कौन कौन से आइजाज एप्लीकेबल हो सकते हैं बच्चों, जल्दी छेती छेती। 315 आपका पीपी इंपेयर्ड हो गया अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है। टफ कंपटीशन है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, आपकी इन्वेंट्री इंपेयर्ड हो गई। टफ कंपटीशन है, आप प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, तो 240 के हिसाब से आपके ऊपर इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और टफ कंपटीशन है और आपके रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, आप लॉसेस में जा चुके हैं, तो आईजा 570 भी ट्रिगर कर जाएगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? उसामा साहब जबरदस्त, बेहतरीन मेरे बच्चों, बेहतरीन। तो बस मसला थोड़ा सा ही है कि कोई, तो आप देखेंगे ये तो प्लानिंग फेज है और ये तो परफॉर्मेंस वाली ग्रेड है। आईकैप इस चीज को नहीं देखता, ये सारी चीजें मिक्स होकर हमारे पास आ रही होती है। बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन, जबरदस्त। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये मैं कुछ कैप के सवाल पूछ रहा हूं, सही है। मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिलेटेड पार्टी, कि मैंने सारी की सारी आरपी कम्युनिकेट कर दी है। हाउएवर एज एन ऑडिटर आपने एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली। कौन कौन से आइजाज एप्लीकेबल हो गए? मैनेजमेंट ने आपको लिख के दे दिया कि उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आपको एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई।
अब जो इतने सारे आप आइजाज कह रहे हैं, इतने सारे आइजाज कह रहे हैं, मसला सारा का सारा ये है प्यारे बच्चों, मसला सारा का सारा ये है कि अगर मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी, ठीक है, और आपने एक आरपी आइडेंटिफाई कर ली, तो इसका मतलब यह है कि ऑडिट एविडेंस में आपने आरपी आइडेंटिफाई करी, मैनेजमेंट ने लिख के दिया कि वो सारी आरपी आपको कम्युनिकेट कर चुकी है, तो ऑडिट एविडेंस इज नॉट इक्वल टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो आइजा 580 एप्लीकेबल हो जाएगा। और आइजा 580 आपको कहता है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट भी क्रिएट हो सकता है। जहां ये मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का वर्ड यूज करता है, यहाँ पे आइजा 240 भी ट्रिगर हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? मैं सिर्फ ओवरव्यू एक दे रहा हूं आपको कि इस तरीके से चीजें मिक्स होकर आ रही होती है। अच्छा, लेकिन चूंकि रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई करी और मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी, रिलेटेड पार्टी आपने, तो आप याद करें आइजा 550 में आप कुछ प्रोसीजर्स का रट्टा लगाते थे कि अगर ऑडिटर एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करेगा तो वो कम्युनिकेट करेगा सारे रिलेटेड पार्टी के नाम एंगेजमेंट टीम को, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा कि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जितनी भी रिलेटेड पार्टी है वो सारी की सारी मुझे आइडेंटिफाई करके दे। यहां तक कुछ याद आ रहा है बच्चों? अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेगा, और आखिरी में कहां चला जाएगा? आइजा 240 फ्रॉड। तो 240 यहां भी आ रहा है, 240 यहां भी आ रहा है, कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना, किस तरीके से लिखना है, फाइनल में थोड़ा सा ये एक ट्रिकी पार्ट हो जाता है, चीजें आपस में लिंक होकर आ जाती है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो इसका मतलब है चीजें 100% पढ़नी है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जब इतना लेंथी कोर्स है तो इस चीज को हम किस तरीके से मतलब पढ़ना तो सारा डिटेल है, पढ़ना तो सारा का सारा डिटेल में ही है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ क्विकली रिवीजन करना होगा। तो आपके पास क्विक रिवीजन के लिए कुछ अच्छे हैंडआउट्स होंगे। तो अगर आप देखें फ्रॉड काफी एक लेंथी स्टैंडर्ड्स है, तो इसमें प्लानिंग, तो अगर आप देख रहे पूरा कोर्स है किस तरीके से, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग या रिस्पॉन्ड। तो सारे हैंडआउट्स को मैंने आपके लिए इस तरीके से कर दिया है कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि आइजा 240 में प्लानिंग की क्या बात कर रहा है, परफॉर्मेंस की क्या बात कर रहा है, रिस्पॉन्ड की बात कर रहा है। और जब आप पोर्टल देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, तो लेक्चर्स में प्लानिंग के वक्त आपने फ्रॉड के रिस्क को कैसे ड्राफ्ट करना है, फ्रॉड के ऊपर अगर परफॉर्मेंस प्रोसेस आते हैं तो वो कैसे ड्राफ्ट करना है, और अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है, जो भी मैंने लास्ट सिनेरियो डिस्कस करा, तो उसमें आपने किस तरीके से चीजों को एनालाइज करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो मैंने एक चीज ये कर दी है कि जितने भी, लाइक फॉर एग्जांपल आइजा 550 रिलेटेड पार्टी, तो अगर आप आइजा 550 रिलेटेड पार्टी देखें तो इसमें भी आपको पहली चीज कौन सी दिखेगी? प्लानिंग। और प्लानिंग में आपने ये सारे रिस्क आइडेंटिफाई करे, फिर आपके पास आ गया परफॉर्मेंस, और फिर आपके पास आ गया रिस्पॉन्ड या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि यार प्लानिंग फेज में क्या लिखना है, बिकॉज प्लानिंग फेज में चीजें डिफरेंट होंगी, परफॉर्मेंस फेज में चीजें डिफरेंट होंगी। यहां तक बात समझ आती है मुझे? इसी तरीके से गोइंग कंसर्न है, तो प्लानिंग, परफॉर्मेंस, तो आइजा तो पूरे पढ़ना है, लेकिन ये एंड के लिए ताकि हमारे पास चीजों का एक अच्छा क्विक रिवीजन हो जाए। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं उसको, और ये जरूरी है। अच्छा, आपको पोर्टल दिख रहा है बच्चों? अच्छा, पोर्टल दिख रहा है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, पोर्टल में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो लेक्चर्स आ रहे होंगे वो सीजन वाइज आ रहे होंगे, सही है, और हर सीजन के अंदर आपके पास लाइक अगर जो भी सवाल है, जो भी पास्ट पेपर्स है, वो सारी चीजें आ रही होंगी। इसी तरीके से अगर एज ए 240 फ्रॉड है तो उसके सारे सवाल आ रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ रिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड पार्टी में हमारे पास क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये स्टैंडर्ड आया, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, अगर न्यू रिलेटेड पार्टी आपको आइडेंटिफाई हो गई फिर क्या करना है, इस पूरे स्टैंडर्ड्स की लॉजिक और लिंकिंग क्या है, और जितने भी पास्ट पेपर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके पास मौजूद होंगे। की ऑडिट मैटर हमारे मशहूर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैम की डेफिनेशन क्या है, कैम को डिटरमाइन कैसे करते हैं, कैम को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है, फिर समर 18 में सवाल जाए तो उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, विंटर 17 का जो सवाल तो उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, और उसके अलावा अगर सवाल नहीं है और सवाल आ सकते हैं इन्वेंट्री के ऊपर, IS 8 के ऊपर, डेफर टैक्स के ऊपर, IFRS 9 के ऊपर, तो IS 19 के ऊपर, तो इन की ऑडिट मैटर्स को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, और फिर हमने एट द एंड आइजा को किस तरीके से रीड करा है।
क्या यहाँ तक? अगर कैन को क्रिटिकली एनालाइज भी करना है, जो कि विंटर ब्रीज का सवाल है, तो उसको किस तरीके से करना है, कैन की लिंकिंग आइजा 570 के साथ होती है, इस चीज को कैसे हैंडल करनी है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो लेक्चर्स आपके पास इस तरीके से सीक्वेंशियली अरेंज होंगे। मैं उसमें भी आता हूँ, अक्सर मैं उसमें भी आता हूँ। इसी तरीके से अगर हम मटीरियलिटी देखें, तो मटीरियलिटी है क्या, मटीरियल डिटरमाइन कैसे करते हैं, मटीरियलिटी को यूज कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट मटीरियलिटी कब आएगी, रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी कब आएगी, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह। क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको सारी चीजें A to Z मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट होगी उसको थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिएगा। वो हमारे पास है वॉल्यूम 2। अच्छा, एक हमारे पास वॉल्यूम 1 है जिसके अंदर सारे आइजाज से रिलेटेड जितने भी फ्लो चार्ट के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। और ये जो किताब है, ये जितनी भी, ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब आपकी आइजा से अलाइंड है। तो अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस में ये किताब पढ़ेंगे और इस किताब के बाद जब आप आइजा रीड करेंगे, तो आइजा रीड करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। हर टॉपिक के उसके जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नीचे हर टॉपिक के आगे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है वॉल्यूम 1। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो हमारे पास ऑडिट में दो किताबें यूज हो रही होंगी, एक वॉल्यूम 1 यूज हो रहा होगा, एक वॉल्यूम 2 यूज हो रहा होगा। और वॉल्यूम 1 में हमारे पास तो मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स वगैरह बने और उसके ऊपर जितने भी सवाल आए हुए हैं, जितने भी सवाल आए हुए हैं, वो सारे टॉपिक के एंड में कवर है। ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है जो कि आइजा से 110% अलाइंड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉल्यूम 2 बच्चों। वॉल्यूम 2 दिख रही है आप लोगों को? अच्छा, अगर आप वॉल्यूम 2 देखें, अगर आप वॉल्यूम 2 देखें, तो वॉल्यूम 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे विंटर 17 से लेके हर अटेम्प्ट में कितने सवाल आए, ठीक है, और उस सवाल में, और ये किताब जो बनी हुई है, फिलहाल बनी हुई विंटर 21 तक, इस बैच में इंशाल्लाह आपकी अटेम्प्ट तक हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल विंटर 17 का पहला सवाल में देखूं, महमूद ऑटोस लिमिटेड, तो ये सवाल है, ये इसका एक सजेस्टेड आंसर है जो कि मैंने खुद लिखा है, और इसके अंदर रिस्क भी लिखे हैं और इसके अंदर इसके प्रोसीजर्स भी आ रहे हैं। सही है? तो 110% ये एक कंप्लीट आंसर है। तो ये आपको एक आंसर मिल जाएगा और सारे आंसर्स एक कंसिस्टेंट वे में मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैंने रिस्क 1 ड्राफ्ट किया है, तो रिस्क 1 मैंने ड्राफ्ट करा है, तो इसकी बेसिस क्या थी, वो बेसिस तक यहाँ पे आपके पास लिखी हुई होगी, ताकि आप बड़े आराम से ऊपर जो मैंने रिस्क लिखा हुआ है उसको इस बेसिस के साथ बड़े आराम से कंक्लूड कर सके। ऊपर वारंटी का रिस्क आ रहा है, तो वारंटी के ऊपर IFRS क्या कहता है, वो सारी चीजें मैंने एक जगह कंपाइल कर दी है ताकि आपका फायदा हो, आपको बार बार IFRS या कॉन्सेप्ट वगैरह को रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड हो गई है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो अगर आप आंसर देखें तो आंसर से ज्यादा बड़ा डिस्कशन मटेरियल होगा आपके पास। इसी तरीके से अगर आप सवाल देखें, एक सवाल आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2A, और ये कोई 10 नंबर का सवाल है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो हर सवाल के बाद एक स्टूडेंट कॉर्नर का बॉक्स बना हुआ होगा, और यहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज बताई होगी कि बच्चे ने गलती क्या करी है। द टेक्निक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज टू पिक आइजा एंड ड्राफ्ट द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सच आइजा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू ऑडिटर एक्सपर्ट टू आइजा 240 फ्रॉड टू एरर और टू मॉडिफिकेशन टू गोइंग कंसर्न। तो ये एक स्टूडेंट कॉर्नर जो कि बच्चा स्ट्रक्चर को मिस कर देता है, और उसके बेसिस पे आपके पास ये एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? क्लियर है? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज मैं पिछले 14 साल से फर्म में काम कर रहा हूं, तो बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें ICAP उसको फ्रीक्वेंटली एग्जामिन कर रहा होता है। तो पिछले सालों तक और इंशाल्लाह जब तक आपकी अटेम्प्ट होगी अगले सालों तक, जो नई चीज आ रही होगी उसके ऊपर आपको पोर्टल पे लेक्चर लाजमी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड था, तो कोविड के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको मिल जाएगा। IT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, ज्वाइंट ऑडिट हो गया, इसके ऊपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो ICAP ने रिसेंटली करा क्या है कि MSA1 के सवालात को या सिनेरियोस को पूछ रहा है CFAP 6 में। तो MSA1 में जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे वो सारे के सारे आपको पोर्टल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि अगर आपने एडिशनल प्रैक्टिस करनी है और एडिशनल मैटर देखना है तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। रिस्क प्रोसीजर्स में एक चीज बड़ी कॉमन है, IFRS। आप सबको पता है ना ऑडिट रिस्क क्या है, कि जी FS IFRS के हिसाब से नहीं बनी है।
तो जब चूंकि इसमें आईएफआरएस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आईएफआरएस हैं उन सब के ऊपर क्या रिस्क है, क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर तक लेक्चर होगा। और किताब में हर आईएफआरएस के ऊपर रिस्क एंड प्रोसीजर लिखे हुए होंगे, ताकि आपको अपनी कोई मेहनत ना करना पड़े, आप एटलीस्ट एक तमीज से और स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर्स अटेंड कर लें। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, अगली सबसे इंपॉर्टेंट, हुजैफा, वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा मेरा बच्चा, वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, उसमें बिल्कुल बेफिक्र। अच्छा, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन दिख रही है बच्चों आपको? अच्छा, हमने CFAP 6 खोलना है ना। उसामा अली, बस एक चीज ये देख लें मेरा बच्चा, आप खुश हो जाएंगे। एक चीज ये देख लें, ये आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। वर्ड की फाइल दिख रही है सबको? अच्छा, ये हमारे पास मेरे बच्चों, ये हमारे पास एक टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को मैंने भी फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को मैंने भी फॉलो करना है, और इस टाइम टेबल को आपने भी फॉलो करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? हम जून के सेकंड वीक हमारा खत्म हो चुका है, हम थर्ड वीक में है। थर्ड और फोर्थ वीक का आपका टारगेट है आइजा 315 ऑडिट रिस्क। ये सुन ले मेरी बात, और मैंने उसके आगे एक टेंटेटिवली उसकी एग्जाम वेटेज भी कर दी, ठीक है? तो ये आइजा 315 ऑडिट रिस्क, तो मैं और आप बाकी किसी एरिया पे काम नहीं करेंगे। थर्ड और फोर्थ वीक पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या होगा, जल्दी से बताते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या होगा? ऑडिट रिस्क। और उसका जो पोर्टल पे लेक्चर आ रहा होगा वो सीजन 1 आ रहा होगा। जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपने देखने हैं, मजीद लेक्चर, मजीद लाइव क्लासेस इसी 2 वीक्स में होंगी। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अब्दुल मुई साहब, मैं इसके ऊपर भी आता हूं, सही है? इसी तरीके से जहां हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके पास ऑडिट प्रोसीजर्स ये स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। फिर सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपके पास फ्रॉड और गोइंग कंसर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होंगे तो मैं और आप सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड और गोइंग कंसर्न के ऊपर बात करेंगे, फ्रॉड और गोइंग कंसर्न के लेक्चर्स में बात करेंगे। फ्रॉड और गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन सेशन होगा, फ्रॉड एंड गोइंग कंसर्न के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। फ्रॉड एंड गोइंग कंसर्न के ऊपर आपको 4 के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? फ्रॉड बहुत बड़ा है, आपने 6-7 लेक्चर्स देख लिया, आपको फौरन से इसी वीक में फ्रॉड के ऊपर एक हाईली 4K क्वालिटी लेक्चर मिल जाएगा। इसी वीक के अंदर आपको फ्रॉड के ऊपर जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी सब, चाहे वो ACCA का हो, ICW का, MS7 का हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वीक होगा, इसके अलावा किसी वीक नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? और अगर हम ये फॉलो करें, और मैंने ये टाइम टेबल इस तरीके बनाया क्योंकि आप भी ऑडिट फर्म में हैं, मैं भी ऑडिट फर्म में हूं, मुझे पता है कि थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आप थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, ऐसा ही है, सीजन स्टार्ट हो चुका होगा। तो मैंने आपके लिए कैफ के एरियाज रखे हुए। सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आप थोड़ा बिजी होंगे, तो मैंने कैफ वाले एरियाज आपके लिए रखे हुए और बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में रखे हुए। इसी तरीके से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे, तो अगर आप देखें तो मैंने कैफ वाले एरियाज ही रखे हुए। ये जो 250 और 402 है, ये कैफ का एरिया नहीं है, लेकिन अगर ऊपर रिस्क एंड प्रोसीजर्स पढ़ लोगे तो उससे लिंक हो जाएगा ये। क्या यहां तक बात समझ आती है? और जैसे ही आप थर्ड वीक ऑफ अगस्त में नॉर्मली फारिग हो गए, तो फिर आपके पास CFAP के एरियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? और फिर जब सितंबर में आप बिल्कुल ही फारिग हो गए, सीजन नहीं चल रहा होगा, तो फिर कंप्लीट वॉल्यूम 2 भी उस वक्त हो रहा होगा, कोड ऑफ एथिक्स भी उस वक्त हो रहे होंगे, कुछ एडवांस लेवल की एरियाज भी वहां पे हो रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों, जब तब जाके हमारा फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में CFAP 6 कंप्लीट हो जाएगा, along with the practice, along with all the queries, along with the quizzes। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मेरी थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। 1000-1200 बच्चा है, होता क्या है प्यारे बच्चों, मैं सितंबर में खड़ा हुआ और बच्चा सितंबर में मुझसे ऑडिट रिस्क का सवाल पूछ रहा है। तो एक बच्चा ऑडिट रिस्क का सवाल पूछ रहा है, विंटर 17 में क्या हुआ, एक कह रहा है विंटर 18 में क्या हुआ, एक फ्रॉड के ऊपर सवाल पूछ रहा है, एक बच्चा सितंबर में खड़ा होकर कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है, एक बच्चा वॉल्यूम 2 के ऊपर सवाल पूछ रहा है। मैं Q&A सेशन भी रखूं तो मुझे बताना मैं किस तरीके से क्वेरीज को एड्रेस करूं।
ये डिसिप्लिन वे में पढ़ना होगा प्यारे बच्चों, मैंने भी डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, आपने भी डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अगर ये चीज कर सकते हो तो मुझे बताओ, एडमिशन लो, अदरवाइज यूजलेस है। ये कर सकते हो काम। अगर हफ्ते में हर हफ्ते अपने लिए ये टाइम नहीं निकाल सकते तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप सीफेप छोड़ दें, आप सीए करना छोड़ दें। बिल्कुल होगा हुज़ैफा, ये पूरा वीक ऑडिट इसका होगा, अगला वीक ऑडिट इसका होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या हफ्ते में 4-5 घंटे के लेक्चर्स नहीं ले सकते हम? मुझे आप बताएं कि हफ्ते में आप अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते? क्या हफ्ते में अगर मैं आपको क्विज अटेम्प्ट करने को दूं ऑडिट रिस्क का, तो क्या आप वो नहीं कर सकते? क्या मैं हफ्ते में आपसे कहूंगा ये लाइव क्लास हो रही है, या पे एक 4K का लेक्चर मैंने अपलोड किया, या मैंने रिस्क को पूरा समराइज कर दिया 1 घंटे के अंदर, ये करनी लेक्चर देख लो, क्या इस वीक आप ये टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अगर आप ये नहीं कर सकते बच्चों, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं सर मैं तो आखिरी के 2 महीने में क्लासेस लूंगा और आप मेरे लिए अवेलेबल रहिएगा और मैं आपसे प्यारे बच्चे, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये CFAP 6 का हमारा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आपके पास रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंशाल्लाह 3rd वीक और 4th वीक ऑफ जून में, अभी मैं इसको नॉट कंप्लीटेड कर देता हूं, तो अभी हमारी मार्क्स कवरेज हमारे पास अभी 0 आ रही है, डन हो गया। अच्छा, जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये एरियाज कंप्लीट करेंगे, तो मैंने वीकली टाइम टेबल आपको डैशबोर्ड पे भी करके दे दिया है, जहां आप इंशाल्लाह ये कहेंगे कि कंप्लीट हो गया है, आपको फौरन से डैशबोर्ड आपको बता देगा, आपको स्टेटस बता देगा जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा है ये कंप्लीटेड है, कि इतना कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप इंशाल्लाह 1st वीक ऑफ जून, 1st वीक ऑफ जुलाई में आएंगे और आप कहेंगे मैंने प्रोसीजर्स के लेक्चर्स भी देख लिए, आप उसको कंप्लीट करेंगे, आपका 25 मार्क्स वेटेज हो जाएगी। ये आपकी अपनी पर्सनल असेसमेंट के लिए प्यारे बच्चों, ये आपकी अपनी पर्सनल फाइल होगी। क्या तक बात समझ आती है? और यही चीज CFAP 2 में भी होगी। मैं जब भी क्यूएनए सेशन लूंगा, मैं कहूंगा मैं ग्रीन वाला जो एरिया है हम आज यहाँ पे खड़े हैं। ये बात समझ आती है आपके? तो अगर हर वीक में ये काम आप नहीं कर सकते, अगर आप हर वीक में इतना टाइम नहीं दे सकते, आप यकीन करें अक्टूबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा प्यारे बच्चों। ये वाला चीज है, कोई कहता है नहीं सर मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, यार 100% क्वालिटी लेक्चर्स रख लो अपने पास, मेरी कोई गारंटी नहीं है फिर, सही है। ये नहीं हो सकता कि तुम 12 घंटे लेक्चर देखो और 12 घंटे लेक्चर देखने के बाद तुम मुझे कहो कि नहीं सर अब मुझे रात के 12 बजे आप रिप्लाई करें, यार ये चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है बच्चे। और ये सीक्वेंस बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड वे में, जो चीज हम आगे पढ़ रहे होंगे पुराने एग्जाम से लिंक हो रही होगी, और ये वीक का टारगेट आपने अचीव करना है। बच्चा क्या करता है, 150 घंटे के लेक्चर, 200 घंटे के लेक्चर, 500 लेक्चर देख के वही डिमोटिवेट हो जाता है। ये डैशबोर्ड इंशाल्लाह आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं यार ये टारगेट अचीव करना है। जब ऑडिटर्स का आप पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स ले रहे होंगे, 2-3 अच्छे MSA 1 के सवाल आपके सामने पेश होंगे, 2-3 अच्छे ACC के सवाल पेश होंगे, 2-3 CA के सवाल आपके सामने पेश होंगे, वो आप अटेम्प्ट करिएगा। ऑडिट रिस्क को उसी वक्त डन एंड डस्टेड करना है हमने, वरना कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता बच्चों। ऑडिट रिस्क नहीं पढ़ा हुआ आइजा 402 की क्लासेस ले ही नहीं सकते, ऑडिट रिस्क नहीं पढ़ा हुआ आइजा 600 पढ़ ही नहीं सकते, ऑडिट रिस्क नहीं पढ़ा हुआ आगे दुनिया का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं पढ़ सकते। ग्रुप में ओसामा अली पूछे, लेकिन जिस वीक में आपका ये ऑडिट रिस्क का है इसी वीक में पूछेगा। आप खुद बताएं ना, 1000-1200 बच्चे अगर 1200 डिफरेंट आइजास के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं ग्रुप में, कैसे पॉसिबल है मुझे बताएं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं ना, हफ्ते के 4-5 घंटे लेक्चर्स देखें यार, और क्या करना है। मैं लाइव क्लास लूं, मैं अच्छा 4K का लेक्चर अपलोड करूं, आपने वो देखना है। जिस बंदे ने कैफ में ऐसा नहीं पढ़े हुए, अच्छा जो जिसने मुझसे कैफ पढ़ा हुआ है उसका एक फायदा ये होगा कि जो कैफ में मैंने उसको किताब दी थी वो आइजा से अलाइन थी, तो जो आइजा के स्टैंडर्ड जो CFAP में कैफ वाले स्टैंडर्ड्स हैं वो तो उसका 100% मैच हो गए, सही, उसको मसला नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने कैफ, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट वाले जो IBA वाले होते हैं, उन्होंने कैफ के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े हुए, तो CFAP की अगर आप क्लासेस देखेंगे तो वो बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है, स्टैंडर्ड बना क्यों है, कैसे बना है, उसी तरीके से चीजें स्टार्ट हो रही होती। बुक्स दोनों अवेलेबल है अक्सर, जो अपडेट आएगी वो अलग से मिल जाएगी, बुक्स दोनों अवेलेबल। क्या ये बात समझ आती है बच्चों में? तो ये हमारा सिलेबस चलेगा पूरा अक्टूबर तक, ये कर सकते हो, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। अहमद रजा हार्डली 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, इससे ज्यादा नहीं है अहमद रजा। डैशबोर्ड आपको पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपने डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है।
पोर्टल पे जो अपलोड हुआ होगा वो हमारा करंट स्टेटस बता रहा होगा। आपने अपनी असेसमेंट करनी है, आप कहां पे खड़े हैं। ये बात समझ आती है बच्चों। और एक चीज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, सीफेप 2 में थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट किया है, इसको कैफ 7 में एग्जीक्यूट किया है, इसको इंशाल्लाह इस बैच में सीफेप 6 में भी एग्जीक्यूट करेंगे कि हमारे पास जो चीजों के ऊपर जो ओवरव्यू होता है या कुछ अच्छे सवाल होते हैं, उसको हम इस बैच में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर्स हमारे पास हो वो 4K हो, ताकि बच्चे के लिए ज्यादा। आप लोगों ने सीफेप 6 और सीफेप 2 की ओरिएंटेशन देख ली है बच्चों? सीफेप 6 और सीफेप 2 की एक यूट्यूब में ओरिएंटेशन वीडियो पड़ी है, क्या वो आपने देखी है? उसको उसको लाजमी देखना है, उसको लाजमी देखना है। और उसमें अगर आप क्वालिटी में जाएंगे तो वो 4K लेक्चर है, वो 4K क्वालिटी का है। इस बार इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं पूरे फाइनल में कि उसको इस तरीके से लेकर आए। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, एक चीज मेरी सुन ले, हम कहां खड़े हुए? जून 23 में खड़े हुए। ये प्लान मैं किसके लिए बता रहा हूं? दिसंबर 23 वाले बच्चों के लिए। लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा सर मेरी अटेम्प्ट कब है? जून 24। ऐसा ही है? अच्छा, एक चीज मेहदी साहब, मुदस्सिर साहब, एक चीज मेरी सुन ले, आज के बाद मैं आपके मुंह से ना सुनूं कि मेरी अटेम्प्ट जून 24 में। ये बात समझ आती है? आज के बाद मैं आप लोगों के मुंह से बिल्कुल ना सुनूं कि आपकी अटेम्प्ट जून 24 में। आपका अगर आप एडवांस ऑडिट दे रहे हैं तो आपका एडवांस ऑडिट का जो पर्चा है वो पर्चा आपका स्टार्ट होगा 12:20 पे। किस दिन? जिस दिन दिसंबर 23 वालों की अटेम्प्ट होगी, जिस दिन दिसंबर 23 वालों की अटेम्प्ट होगी, उसी दिन जहां 12:15 पे उनका पेपर खत्म होगा, 12:20 से लेके 3:35 तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आती है आपके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात समझ आती है? मैं आपके मुंह से ना सुनूं कि आपकी अटेम्प्ट जून 24 में। सही है? तो जो प्लान मैंने आपको बनाया हुआ है, अगर आप जून 24 में भी हैं, पोर्टल का एक्सेस आप जून 24 तक रखें, मुझे कोई मसला नहीं है। प्लान जो फॉलो करना है वो दिसंबर 23 वाला ही करना। और मेरी सजेशन है, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, नॉर्मली बच्चे के पास जो पेपर होता है वो एफएफआर होता है, वो एडवांस ऑडिट होता है, या बीएफडी या कॉर्पोरेट लॉ होता है। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन आप लोग लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो शुरू आपने एक्सेस दिसंबर जून 24 तक ही रखना है। इस 6 मंथ्स में आपने एफएफआर और एडवांस ऑडिट खत्म करना है। क्या याद तक बात समझ आती है? आपने एफएफआर और एडवांस ऑडिट खत्म करना है। क्या याद तक बात समझ आती है? अच्छा, और इसी में दिसंबर को 10 दिसंबर को अगर पेपर होगा तो आपने ये दोनों पेपर देना। ये बात समझ आती है? तो ये जो पेपर से 15 दिन पहले तुम लोग मॉक मांग रहे होते हो ना यार, इससे बेहतरीन मॉक हो सकता है, इससे बेहतरीन असेसमेंट हो सकती है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, बड़ी लॉजिकल बात करता हूं, क्या इससे बेहतरीन मॉक या असेसमेंट हो सकती है आपकी? तो आपने शुरू के 6 महीने में 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखने, तीसरे सब्जेक्ट को आपने हाथ नहीं लगाना। यह बात समझ आती है? और उसके बाद आपने ये करना है कि जहां आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, फिर आपने आराम से जो आपका बीएफडी या लॉ जो भी सब्जेक्ट है उसको 2 से 3 महीने में मार्च या अप्रैल तक, मार्च तक आपने खत्म कर देना है। ये बात समझ आती है? सुकून से लेक्चर दें। अप्रैल में आपकी छुट्टी होगी, आपने कोई लेक्चर नहीं देखना, आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हो, आपने अप्रैल में 2 महीने सुकून से बैठ के रिवीजन करना होगा। ये बात समझ आती है? तीन सब्जेक्ट एक साथ ना चलाइएगा। एडवांस ऑडिट एफएफआर आपस में लिंक्ड है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन बनना है, मेरी सजेशन है एक्सेस जून 24 तक रखो अपने पास, लेकिन दिसंबर 23 तक उसको डन एंड डस्टेड करना है, साइड में रखो। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट उठाना है, बीएफडी या लॉ या बीएम, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एडवांस टैक्स, बीएफडी, इट कुड बी एनी सब्जेक्ट, वो उठाना है और सुकून से 2-3 महीने में उसको खत्म कर देना। फिर जब आपको एग्जाम लीव्स मिलेंगी 2 महीने की, 2.5 महीने की, आप सोचें आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2 सब्जेक्ट की आपकी असेसमेंट हो चुकी है, एक सब्जेक्ट सुकून से बैठ के आपने 2-3 महीने पढ़ा है, आखिरी के 2-3 महीने आपके पास अवेलेबल है, आराम से बैठ के करें।
ये बात समझ, तो मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि मेरी अटेम्प्ट जून 24 है। क्या यहां तक बात समझ आती है? आपकी पहली अटेम्प्ट कब है? दिसंबर 23। और कोई सवाल बच्चों? नहीं साहब, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे पास रिवाइज हो गए। आईजेड 315 रिवाइज हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि ISQM1 नया आया है, ISQM2 नया आया है और आईजेड 220 रिवाइज हुआ है। ये आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन अभी तक आपके सिलेबस का पार्ट बना नहीं है। दानिश उसके ऊपर भी आ जाएंगे, कंप्यूटर बेस के ऊपर भी आ जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र है। जो हमारे 2 हफ्ते ऑडिट डिस्क के होंगे तो कंप्यूटर बेस में कैसे ड्राफ्ट करना है, तो प्रैक्टिस वही हो रही होगी। अक्सर दोनों होंगी, दोनों होंगी। जो अपडेटेड स्टैंडर्ड्स है बाय कर लें इस्माइल साहब। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बाइज कर ले। लेक्चर्स आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, लेक्चर्स आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे। और जिस अगर हमारा इस वीक में ऑडिट रिस्क है तो ऑडिट रिस्क के मजीद अपडेटेड लेटेस्ट लेक्चर आपको अवेलेबल किए जाएंगे। क्या तक बात समझ आती है? जिनके दिसंबर 24 में अटेम्प्ट है वो मेरी सजेशन है 4 पेपर उठाए। पहले 2 पेपर लें, लेट से FFR एडवांस ऑडिट, फिर इसको 6 महीने में कंप्लीट करें। फिर अगले 6 महीने में 2 सब्जेक्ट और पढ़ लें, लेट से BFD SPM या BFD लॉ या फिर लॉ SPM। बुक्स IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज सुन लें बच्चों, 3 बजे C-FAP2 कॉर्पोरेट लॉ का सेशन है। अगर आपने वो सब्जेक्ट बाद में देना है, 1 साल बाद देना है, 1.5 साल बाद देना है, 6 महीने देना है, मेरी सजेशन ये होगी कि जो चीज मैंने आपसे C-FAP6 में डिस्कस करी है वही चीज मैं C-FAP2 में भी डिस्कस कर रहा हूं। एक स्ट्रेटेजी, एक ओरिएंटेशन। आपने 6 महीने बाद पेपर देना है, साल बाद देना है, 1.5 साल बाद देना है, मेरी छोटी सी आपको सजेशन ये होगी कि वो 30-35 मिनट का हमारा सेशन होगा, वो लाजमी अटेंड कर लीजिएगा। उससे एटलीस्ट फायदा हो जाएगा आपको कि C-FAP2 में आपने मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। क्या बात समझ आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसामा अली साहब, आपने खुद से कुछ नहीं देखना है। जो मैं हर वीक आपसे कहता रहूंगा आपने वो करना है और वो मोर देन सफिशिएंट है, ये मेरी गारंटी। आपने अपनी तरफ से कोई एक मेहनत नहीं करनी है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया है बस आप उसको फॉलो करते रहे। अगर 2 हफ्ते हमने ऑडिट इसको रखा हुआ तो 2 हफ्ते में आपसे जो बात करूं वो आपने फॉलो करनी है, बाकी मेरे पे छोड़ दें। अगर 7 दिन में यार अगर आप 7 आवर्स नहीं निकाल सकते एक सब्जेक्ट के लिए तो मुझे बताए ना आप किस तरह पेपर पास होगा यार। अगर आप पर डे प्यारे बच्चों 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो मुझे बताए ना यार, अगले 5 महीने अगर आप 150 दिन अगले 5 महीने हर दिन 1 घंटा निकाल लें यार, तो 150 घंटे के लेक्चर तो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मसला थोड़ी दिन में 1 घंटे तो निकालना है यार, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा क्या मुश्किल है। और ये करना पड़ेगा आपने, आप फाइनल में यार। डन हो गया बच्चों? उसामा मैनेज हो जाएगा, बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा बच्चों। कुछ फायदा हुआ? चले बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखेगा। 5 मिनट बाद इंशाल्लाह C-FAP2 का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अपना बेहद ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।